अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? जी आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? ये आ रही है? कुछ लोग और ज्वाइन कर ले, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, पेपर कैसा हुआ था आप लोगों का? हाँ जाहिर सी बात है, मैं ही बताऊंगा, लेकिन आपको अंदाजा तो होगा ना कि आपका पेपर कैसा हुआ था। अच्छा हुआ। कोई इतना मुश्किल पेपर तो नहीं था, सिंपल सा पेपर था। कोई लेंदी नहीं था पेपर। उसको करने का तरीका होना चाहिए। हाँ बेटा, वो तो लगता ही है, लेकिन अगर हम डिसीजन ड्रिल की बात करें तो मैंने आप लोगों को कहा था कि कॉम्बिनेशन इसी तरह के बनते हैं कि भाई इतने यस हैं इतने नो हैं, तो उनके अगर मैं रिपीटेशन हो रही हो तो हर दफा कैलकुलेटर में अगर पुट करके मैं निकालूं, फर्स्ट करें 6 7 आ रहा है, अब वो 6 7 आगे जाके 7 6 आ रहा है, आप फिर दोबारा कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। कहीं पर जीरो आ रहा है, आप उसमें कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, कहीं पर दोनों बराबर आ रहे हैं, आप उसमें कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं।
तो इस तरह की जो चीज़ें थी उसमें तो ज़ाहिर सी बात है टाइम लगेगा ही। रही बात डिसीजन ट्री का सवाल, पढ़ाते हुए भी ये कहा था कि ये लेंदी होता है, लेकिन आपसे तो सिर्फ एक आइट्रेशन बोली थी और दूसरी आइट्रेशन में मतलब दूसरे पार्ट के अंदर दूसरी आइट्रेशन बोली थी। रही बात लीनियर रिग्रेशन की, तो उसमें आपसे कहा था कि एक दफ़ा ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई कर दें बस, और उसका भी एक तरीका है। मैंने पहले ही कहा है कि तमाम चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि क्लास में बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक करवाई जाएं और पेपर में भी स्टार्ट से लेकर एंड तक दी जाए। बीच का कोई भी पार्ट आपको दे दिया जाता है या कुछ इस तरह से, सिर्फ इस चीज़ को पिक करने के लिए कि आपको कितना काम आता है। अब और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी आपसे एक ही आइट्रेशन बोली थी कॉस्ट फंक्शन की। उस कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू बता दें। जो पेपर तो मैंने ना एक दिन बाद ही चेक कर लिए थे, ये बात तो सबको पता ही होती है कि मैंने लेकिन मैंने पेपर का रिजल्ट नहीं दिखाया। उसका भी एक रीज़न है, वो रीज़न मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इंशाल्लाह 2-4 दिन में 5 दिन में आपको रिजल्ट शो हो जाएगा, लेकिन वो रिजल्ट रिजल्ट क्यों नहीं दिखाया गया उसका भी एक रीज़न है। तो खैर मेरा अभी किसी आर्ग्यूमेंट का, बहस का, डिस्कशन का इस तरह की कोई मूड नहीं है। बस सिंपल सा रीज़न ये है कि मुझे कुछ लोगों की कॉपीज़ पे डाउट है। डाउट का मतलब ये होता है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ और वो भी गलत हो सकता है। तो मैंने क्रॉस चेकिंग के लिए कुछ कॉपीज सरफान से मांगी हैं। उनके जो टॉप के नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स के वो मैंने मांग लिया। वो जब भी दे देंगे मुझे चेक करके, तो मैं क्रॉस चेक करके फिर अपना रिजल्ट अनाउंस कर दूँगा। मुझे क्लियरली 2 से 3 लोगों पे डाउट है, मैं गलत भी हो सकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं ही गलत हूँ, लेकिन मुझे डाउट है। अब वो डाउट का मतलब ये नहीं होता है मैं किसी पे वो कर रहा हूँ कि अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ कि यार वो काम नहीं कर सकता या वो काम नहीं कर सकती, लेकिन मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे। अगर ऐसा है तो बहुत गलत है, और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे गलत ही होना चाहिए। लेकिन इतना समझाने के बाद भी अगर कोई इस तरह से करेगा तो सिंपल सी बात है कि मैं उसको स्ट्रेट 0 दे दूंगा। अब चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। वैसे थोड़ी बताऊंगा शाबक्श, मैं कह तो रहा हूँ कि मेरी ऑब्जर्वेशन है। जैसे रिजल्ट लेट हो रहा है। अच्छा जी। अल्लाह मालिक है, खैर देखते हैं आगे क्या होता है और क्या नहीं होता। आवाज़ आ रही है सबको? जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये उस्मान नाम से कौन लोग हैं? ये उस्मान नाम से कौन लोग हैं क्लास में? शाबाश। मैं सब बताऊंगा शाताज, मुझे ये बताइए कि उस्मान नाम से कौन लोग हैं क्लास में? उस्मान नाम से कौन लोग हैं क्लास में बेटा? जो कोई भी है बेटा जल्दी से बता दे, अदरवाइज मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ क्लास से। मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, ये बच्चों वाली चीज़ है कि मैं हाइड एंड सीक खेलूँ आप सबके साथ। तो उस्मान नाम से जो भी लोग हैं वो बता दे, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव। मेच्योर लोग हैं आप लोग, इस तरह की चीज़ें करेंगे तो मुनासिब नहीं है। कौन है ये लॉगिन? जी फैजान मिल रहे हैं, पता नहीं लिखा आपने, मैंने प्राइवेट कर दिया चैट को कि मुझे लग रहा है कि ये जो लॉगिन हुआ है ना उस्मान नाम से, कोई ये रॉन्ग पर्सन है।
ठीक है सर, जो भी हैं आप, थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे कोई स्टूडेंट हैं तो मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा अगर दोबारा से ज्वाइन करना हो। थैंक यू। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें जो है ना क्लास को डिस्टर्ब होती हैं बस, और कोई बात नहीं है। अब आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुनासिब, ठीक है। कर दिया बेटा। नहीं, वो समटाइम्स कोई अपने भाई भाई के लैपटॉप से लॉगिन हो जाता है या हो जाती है तो वो बता देते हैं लोग ना। खैर, तो बेटा मैं ये बता रहा था कि पेपर एक मुनासिब पेपर था, लेकिन आई डोंट नो कि क्या रीजन हैं कि आप लोग क्यों इतना परेशान रहते हैं। सीधा सीधा तो पेपर करें, पेपर में नंबर ले लें, ख़त्म हो जाएगी बात। लेकिन आई डोंट नो कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ, क्यों आप लोगों के साथ मसले हो रहे हैं। खैर वो तो बात की बात है। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आपको रैंडम फॉरेस्ट करवाया था और मैंने आपको ये बताया था कि रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली क्या है कि आप काफ़ी ट्रीज बनाते हैं एक ही डेटा सेट पे और डिफरेंट टेक्निक यूज़ करके। आप क्या करते हैं, आप बेसिकली एक ही डेटा सेट पे डिफरेंट चेंजेस करके वेरिएशन ला ला के डिफरेंट ट्रीज बनाते हैं। उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था कि आप रैंडम फॉरेस्ट में बूट स्ट्रैप डेटा सेट बनाते हैं, और आपको याद भी होगी ये बात। although के random forest was not included in midterm, but आपको याद होगी ये बात कि क्रिएट अ बूटस्ट्रैप डेटा सेट, उसका मतलब ये होता है कि आप जो भी आपके पास डेटा सेट में ट्रेनिंग एग्जाम्पल हैं और जितने भी फीचर्स हैं, तो वो जो है उसमें से आप कोई एक आध एग्जाम्पल को रिमूव कर दें या मतलब मल्टीपल एग्जाम्पल दोबारा लिख दें, इस तरह से कुछ कर लें कि आपके डेटा सेट के अंदर वेरिएशन आ जाए एग्जाम्पल्स के अंदर। तो देखें इस डेटा सेट के अंदर इन्होंने क्या किया, एक को डिस्कार्ड कर दिया और एक को 2 दफ़ा ले लिया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने ये किया कि दूसरा स्टेप ये होता है कि जब आप रूट नोड डिसाइड कर रहे होते हैं या कोई भी डिसीजन नोड डिसाइड कर रहे होते हैं, तो आप अपने वेरिएबल्स जो एट्रीब्यूट्स हैं फीचर्स हैं, इसमें से वेरिएशन लाते हैं कि किसी 2 को सिलेक्ट कर लिया, 2 को छोड़ दिया, या 3 को सिलेक्ट कर लिया, 2 को छोड़ दिया, जितने भी फीचर्स हैं उस हिसाब से आप वेरिएशन करते हैं। तो बस डेटा सेट में चेंजेस लाने, और जब डेटा सेट में चेंजेस आएंगे तो ऑटोमेटिकली ट्री में भी चेंजेस आ जाएंगे। आपके सामने मिसाल है आपके मिड टर्म पेपर की, कि आपका मिड टर्म पेपर सबका डेटा सेट अलग बन रहा था, तो सबका डेटा सेट अलग बन रहा था तो सबकी ट्रीज अलग बन रही थी, ठीक है। तो जब सबकी ट्रीज अलग बन रही थी, मैं कह सकता हूँ कि आप सबकी ट्रीज का इनपुट लेके मैं रैंडम फॉरेस्ट जनरेट कर दूँ उस डेटा सेट पर। मतलब आपने 50 या 48 स्टूडेंट थे मेरी क्लास में, तो मैं कह सकता हूँ कि 48 ट्रीज बन गई, तो उन पे अब मैं रैंडम फॉरेस्ट मतलब रैंडम फॉरेस्ट हो गया वो। और अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई नया इनपुट आएगा तो सब पे दूंगा मैं इनपुट। जितने लोग मुझे बताएंगे कि भाई लेजी है या डेलीजेंट है, तो फिर उस हिसाब से मैं डिसाइड कर लूंगा। अगर मेजोरिटी कैरी होगी लेजी है तो मैं लेजी कर दूंगा, अगर डेलीजेंट कैरी होगी तो मैं डी क्लास दे दूंगा, एल क्लास या डी क्लास। गॉट इट। ये बात मैंने आपको बता दी थी, बस आखिर में वोटिंग होती है। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है बेसिकली, एक तो हमारा पहला पार्ट है, मतलब 2 काम है हमें कर रहे हैं। एक तो हमें रैंडम फॉरेस्ट का कोड करना है, और रैंडम फॉरेस्ट के कोड के अलावा जो हमें थ्योरेटिकल बात करनी है। देखें अभी हमारे पास आज की क्लास मिला के 6 क्लासेस हैं, और 6 में से एक क्लास हो जाती है प्रोजेक्ट की। तो 5 क्लासेस में होपफुली आज का जो टॉपिक है वो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कि किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। एक तो एक्यूरेसी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी पिछली क्लासेस में, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद जो है रैंडम फॉरेस्ट का कोड कर लेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास रह जाएंगी 4 क्लासेस। तो 4 क्लासेस में हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, हम पढ़ेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम है, फिर हम पढ़ेंगे के मीन्स अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एल्गोरिथम है, और फिर हम पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क्स। तो होपफुल ये 3 है तो एक आध और चीज़ भी, लेकिन टाइम शायद इजाज़त ना दे, पीसीए भी पढ़ना है। अगर टाइम इजाज़त देगा तो हम कर लेंगे, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि थ्योरी हम कर लें, कोड आप खुद कर लें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो जो हम थ्योरी करेंगे उसका कोड भी हम करवा ही देंगे क्लास में। तो इसलिए होपफुली आज की क्लास के बाद 3 एल्गोरिथम तो रहते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारी रैंडम फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया था कॉन्सेप्ट, और ये मैं आपको बता भी चुका था। आज मैं आपको फिर एक नए तरीके से कोड करवाने की कोशिश करूँगा कि आप जो हैं वो बिल्ट इन डेटा सेट यूज़ करेंगे पाइथन का अपना ना, डिजिट्स का। जितना बड़ा डेटा सेट होता है उतना ज़्यादा हमें पता है एक्यूरेसी पे फ़र्क पड़ता है। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट क्लास, हमने एक छोटा सा डेटा सेट लिया था डिसीजन ट्री का, जिसमें हमारी एक्यूरेसी भी 0.5 आ रही थी, याद है ना ये बात। और इसका रीज़न यही था कि हमारा डेटा सेट बहुत छोटा था, ठीक है।
अच्छा जी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या है? देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और ये बात जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहा था तो उस वक्त भी मैंने ये बात की होती है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक चीज नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्ज कर लें वी आर मेकिंग, हम एक क्लासीफायर बना रहे हैं, बाइनरी क्लासीफायर है। बाइनरी क्लासीफायर का मतलब क्या होता है? बाइनरी क्लासीफायर का मतलब ये होता है, क्या मतलब होता है बेटा बाइनरी क्लासीफायर का? बेसिकली बाइनरी क्लासीफायर का मतलब वंडरफुल, बाइनरी क्लासीफायर का मतलब ये होता है कि दो क्लासेस होती हैं। हाँ, एदर इट कैन बी जीरो और वन, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, फेल और पास। ठीक है, इस तरीके से कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली टू कैटेगरीज ना, तो इसके अलावा कोई और चीज नहीं होती। तो अब सपोज कर लें कि आप एक क्लासीफायर बना रहे हैं जो कि किसी बीमारी की प्रोडिक्शन करता है, बीमारी बड़ी खतरनाक है, लाइक कैंसर प्रोडिक्शन। वी कैन हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, मल्टीपल फीचर्स। तो हम वो बात नहीं कर रहे कि हमारे पास फीचर्स कितना, हमारे पास आंसर जो है कि या तो एक बंदे को ये बीमारी है या नहीं है। हम ये नहीं बता रहे कि इसको कौन सी बीमारी है, हम ये बता रहे हैं कि ये जो कैंसर है ये है या नहीं है। अगर कैंसर नहीं है तो ये हमारा मसला नहीं है कि इसको कौन सी बीमारी है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि बस कैंसर है या नहीं है। तो अगेन अगर हमारा क्लासीफायर अच्छा काम करता है और हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग में इसको कन्वर्ट करके कुछ टेस्ट डेटा सेट पे काम करने की कोशिश करते हैं, तो अगर टेस्ट डेटा सेट के अंदर एक पेशेंट है जिस की जो लेबलिंग है क्लास की वो हुई हुई है, उसके उसको कैंसर है, तो हमारे क्लासीफायर ने भी कैंसर बताना है। और अगर एक पेशेंट है कि जिसमें उसको कैंसर नहीं है, तो हमारे क्लासीफायर ने भी क्या बताना है कि कैंसर नहीं है। लाइक अगर कैंसर है तो कैंसर बता दो, अगर कैंसर नहीं है तो कैंसर नहीं बताओ। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें निकालते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी निकालने का तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका एक्यूरेसी का क्या होना चाहिए आपके दिमाग में कि सर अगर 100 सैंपल्स हैं तो उसमें से जितनी सैंपल्स पे वैल्यू सही आ रही है, करेक्ट, वो हमारी एक्यूरेसी है। मतलब अगर 100 में से हमने 80 बताएं तो 80% एक्यूरेसी आ रही है। 80 सही बताएं, और सही बताने का मतलब क्या है? जिनको कैंसर नहीं था उनको नहीं बताया, और जिनको कैंसर था उनको कैंसर बता दिया, तो 80% एक्यूरेसी आ गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्यूरेसी का ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि कितने लोगों को कैंसर है, एक्यूरेसी का ताल्लुक किस चीज से है कि जितनी वैल्यूज आप करेक्ट बता रहे हैं आपका क्लासीफायर, कि जितने लोगों को कैंसर नहीं था उसने कैंसर नहीं बताया, जितने लोगों को था उसमें अब 20 जो आ रहा है एरर आ रहे हैं। अब ये एरर भी दो तरह के हो सकते हैं, एरर दो तरह के हो सकते हैं ना यार। एक एरर क्या हो सकता है कि एक बंदा जिसको ऑलरेडी कैंसर था और आपने उसको बता दिया कि कैंसर नहीं है। एक बंदा जिसको ऑलरेडी कैंसर था और आपने उसको बता दिया कि कैंसर नहीं है, तो ये एक एरर है। ठीक है, एक एरर ये भी है कि एक बंदा जिसको कैंसर नहीं था और आपने उसको बता दिया कैंसर है। तो व्हेन वी डील सच टाइप ऑफ केसेस, इन केसेस के अंदर भी ना बड़ी इंपॉर्टेंस है। एक बंदे को कैंसर नहीं है, आप बता रहे हैं कैंसर है। एक बंदे को कैंसर नहीं है, आप बता रहे हैं कैंसर है। और एक बंदे को कैंसर है और आप बता रहे हैं नहीं है। तो केस वन क्या है कि एक बंदा कैंसर है उसको और आप बता रहे हैं नहीं है। केस टू क्या है? एक बंदा जिसको कैंसर नहीं है और आप बता रहे हैं कैंसर है। तो केस वन और केस टू हैं तो दोनों एरर, बिल्कुल एरर है। हम अगर एक्यूरेसी की कंसर्न से बात करें तो दोनों एरर हैं। लेकिन इन दोनों एरर में भी क्या कोई एरर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या दोनों एरर मेरे लिए एरर कहलाएंगे? या दोनों एरर मेरे लिए एरर कहलाएंगे, या इन दोनों में भी कोई एरर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कोई एक इंपॉर्टेंट है इस केस में। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है कि अगर बंदे को कैंसर है और आपने बोल दिया नहीं है, टेक्निकली होना भी यही चाहिए कि अगर एक बंदे को कैंसर नहीं है और आप कह दें कैंसर है तो मसला नहीं है ज्यादा। वो क्या करेगा? वो दोबारा से ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर देगा, टेस्ट होंगे उसके, मेडिसिन खाएगा, ये तमाम चीजों पे करेगा काम, और पता चलेगा 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद कि भाई आपके क्लासीफायर ने गलत प्रेडिक्शन की थी, उसको तो कैंसर नहीं है। वो खुश हो जाएगा। लेकिन एक बंदा जिसको कैंसर है, हाँ एक बंदा जिसको कैंसर है
और आप कह दें आपका क्लासिफायर ये कह देंगे कैंसर नहीं है, तो ये वाला केस जो है ज्यादा थोड़ा सा नुकसानदेह है, बल्कि ज्यादा ही नुकसानदेह है। तो इस तरह का एरर मायने रखता है। इवन दो कि व्हेन वी टॉक अबाउट एक्यूरेसी हमारे लिए दोनों एरर हैं, लेकिन अगर हमारा क्लासिफायर ये वाला एरर ज्यादा कर रहा है और वो वाला एरर कम कर रहा है तो ये ज्यादा कंसर्न है हमारे लिए। अगर हमारा क्लासिफायर 20 में से 18 प्रेडिक्शन वो करता है कि कैंसर होता और नहीं बताता, हमारा क्लासिफायर 20 में से 18 प्रेडिक्शन वो करता है कि कैंसर होता और नहीं बताता, और 2 प्रेडिक्शन वो करता है कि कैंसर नहीं है और बता रहा है, तो हमारे लिए ज्यादा कंसर्न है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना हम एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैट्रिक्स कहलाता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। मैंने आपको पिछली से पिछली क्लास में उसको कोड के जरिए दिखाया भी था, और मैंने कहा था जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी लर्निंग आप अभी सिर्फ इसको ऐसे ही देख लें, हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास डिजाइन होता है इस तरह की चीजों में कि हमें ये तो पता चल जाता है कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स कर क्या रहा है, मतलब हमें ये पता चल जाता है कि कितने सही है, कितने सही पे सही है और कितने गलत पे भी सही है। मतलब क्या है कि जितने यस आने थे उतने यस आ गए और जितने नो आने थे नो आ गए, लेकिन जितने गड़बड़ हुई हैं उन गड़बड़ के अंदर भी क्या रेशियो। और डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी क्लासिफायर ओनली। अगर हम मल्टी क्लासिफायर की बात करें तो मल्टी क्लासिफायर में फिर 3 तरह के एरर्स हो सकते हैं, 4 तरह के एरर्स हो सकते हैं, 5 तरह के कैसे हो सकते हैं कि क्लास 1 थी क्लास 2 प्रेडिक्ट कर दी, क्लास 1 थी क्लास 3 प्रेडिक्ट कर दी, क्लास 4 थी क्लास क्लास 1 थी क्लास 4 प्रेडिक्ट कर दी। क्लास 4 का मतलब है कोई भी क्लास, जैसे फर्ज करें मैं हैंड डिजिट रिकग्नाइजर बना रहा हूँ, हैंड डिजिट जो होते हैं ना कि हाथ से लिखे हुए डिजिट जो है उसका रिकग्नाइजर बना रहा हूँ, तो मैंने 9 तरह के 10 तरह के डिजिट लिखे हैं 0 से लेकर 9 तक। अब मैं डिजिट 0 दे रहा हूँ, वो डिजिट 0 रिकग्नाइज कर रहा है तो ये सही है, लेकिन अगर मैं उसको डिजिट 0 दे रहा हूँ और वो 1 रिकग्नाइज कर रहा है तो ये एक एरर है, 2 दे रहा हूँ तो दूसरा एरर है, 3 दे रहा हूँ तो तीसरा एरर है, इसका मतलब है बाइनरी क्लासिफायर में ज्यादा सिंपल हो गई ये बात, लेकिन मल्टी क्लासिफायर में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो बेसिकली कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है? A confusion matrix is a table that is often used to describe the performance of a classification model or classifier on a set of test data for which the true values are known। कह रहे हैं कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है? परफॉर्मेंस को बताता है क्लासिफिकेशन की फॉर द क्लासिफायर, और ये बता रहा होता है टेस्ट डेटा पे जिसका रिजल्ट पहले से हमें पता हो। अब आप ये कहें सर इसको बनाने की जरूरत क्या है, ये भी तो एरर ही बता रहा है। इट अलाउज द विजुअलाइजेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम। मतलब क्या है इसका कि ये आपको विजुअलाइज करने में हेल्प करता है कि भाई किस किस तरह से आप अपने एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। सिर्फ एक्यूरेसी जो है कि कितने सही हुए कितने गलत हुए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो देयर आर अदर फैक्टर्स, जैसे कि मैंने अभी आपको मिसाल दी कि भाई ये वाली चीज जो है, अभी ये वाली जो बात थी ये इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लें। आप ये बता रहे हैं कि भाई एक फायर अलार्म है और फायर अलार्म का काम क्या है? क्लासिफाई करना कि भाई अगर आग लगती है तो वो अलार्म ऑन हो जाए और अगर आग नहीं लगती तो अलार्म ऑफ रहे। अब जाहिर सी बात है सही कब होगा गलत कब होगा? सही जब होगा जब आग लगी भी होगी और अलार्म ऑन हो जाए, सही जब होगा जब आग नहीं लगी भी होगी और अलार्म नहीं ऑन हो। ये दोनों चीजें सही हैं, ये दोनों सही काम कर रहे हैं कि सही क्लासिफाई कर रहे हैं। बट एरर कब आएगा? जब आग नहीं लगी हुई और अलार्म बज जाए। या एरर कब आएगा? जब आग लगी हुई है और अलार्म ना बजे। अगेन सवाल आपकी तरफ कि बताइए कि कौन सा वाला एरर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि भाई फायर अलार्म नहीं ऑन हुआ और आग लगी हुई थी। ठीक है, फायर अलार्म नहीं ऑन हुआ और आग लगी हुई थी। क्लियर? तो अगेन इस केस में भी हमारे पास क्या चीज इंपॉर्टेंट है? हाँ, डिपेंड करता है उसामा। मैंने अभी क्या बोला, देखिए कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि फर्ज करें मैं बैठ के ना सेब और एप्पल और मैंगो के अंदर रिकग्नाइजर बना रहा हूँ, तो अगेन बात वहीं आ जाती है कि सर अब बताएं कौन सा एरर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एप्पल है तो एप्पल बता दें, मैंगो है तो मैंगो बता दें। अब अगर एप्पल और मैंगो बता दिया
या मैंगो है तो एप्पल बता दिया। अब आप बताएंगे कौन सा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं जकौल्ला, ये उससे नहीं कर सकते बेटा। हाँ लेकिन नहीं सामा, यहाँ पर भी सोचने की जरूरत है। आपने कैश के हिसाब से वैरी करते हैं, यहाँ भी सोचने की जरूरत है। आपका सवाल ही होना चाहिए था कि सर मुझे बताएं कि एप्पल ज्यादा महंगा है या मैंगो ज्यादा महंगा है। क्या कहते हैं? क्या ये क्राइटेरिया सही नहीं है आप कि सर आप मुझे बताएं एप्पल ज्यादा महंगा है या मैंगो ज्यादा महंगा है? मैं इसकी मिसाल देता हूँ ना यार। फर्ज कर ले कि आप जो हैं एक मैंने अगेन एआई में ही मिसाल दी थी। फिश फिश क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम लगा रहे हैं, मतलब फिश को क्लासिफाई कर रहे हैं। दो तरह की फिशेज है, फिश वन और फिश टू। हाँ बिल्कुल, मैं लेकिन मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना। मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो हर तरह से सोचूंगा ना यार। मतलब कोई एक भी अगर मेरे से ज्यादा सोचने लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो मुझे हर चीज पता होनी चाहिए कि स्टूडेंट क्या क्या सोच सकता है। तो खैर, अब फर्स्ट करिए फिश क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम है। तो आप दो तरह की फिशेस को क्लासिफाई कर रहे हैं और आपने फिशेस को पकड़ा है कहीं से। मतलब पकड़ा गया है, बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और वो बॉक्सिंग में बॉक्स के अंदर पैक कर रही है, बॉक्सिंग कर रही है उसकी ना, सबको बॉक्स के अंदर पैक कर रही है। अब दो तरह की फिशेज हैं, एक फिश बहुत महंगी है और एक फिश बहुत सस्ती है। लेकिन जाहिर सी बात है कंपनी दोनों को इम्पोर्ट करती है और बड़े स्टोर्स में इम्पोर्ट करती है। अब वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो रही हैं कि फिश आती है कन्वेयर बेल्ट पे, कुछ एल्गोरिथम के फीचर्स वगैरह निकाल लेते हैं कि भाई कलर क्या है फिश का, रन टाइम पे पता चल जाए, वेट क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है, और भी जो फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस तरह की क्लासिफिकेशन के लिए, वो रन टाइम पे आपको सेंसर्स के जरिए इनपुट मिल रहा है। अब फिश आती है बिल्कुल एंड में। अब वहां पर सारी कैलकुलेशन के बाद डिसाइड हो जाता है कि भाई फिश वन है या फिश टू। तो दो तरह के रोबोटिक आर्म लगे हुए हैं, और अगर फिश वन होती है तो रोबोटिक आर्म वन उठा लेता है उसको और बॉक्स वन में डाल देता है। अगर फिश टू होती है तो रोबोटिक आर्म टू उठा के उसको बॉक्स टू में डाल देता है, और ये ऑटोमेटिकली पैक होकर चली जाती हैं। अब जाहिर सी बात है इसके अंदर भी एरर आ रहा होगा। अब वही वाली बात जो मैं भी कर रहा था कि ये फिशेज चलेंगी। अब मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, मैं फिश खरीदने गया और मैं फिश टू खरीदने गया जो कि महंगी है। मैं लेके आया अपने घर में तो उसमें से निकली फिश वन। इसी तरीके से मैं फिश वन लेने गया जो कि सस्ती है, लेकिन जब घर पे लेके आ गया तो उसमें से निकली फिश टू। तो पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में, दोनों केसेस में मैं वापस करने जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? मतलब टेक्निकली एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा? एरर दोनों में हुआ है लेकिन मेरे लिए आप कस्टमर के परस्पेक्टिव से, हाँ कस्टमर के परस्पेक्टिव से सेकंड वाला एरर उसके लिए फायदेमंद है। चले ये तो फिश है, हो सकता है बंदे को पसंद ना हो वापस चले, लेकिन कोई चीज आ जाए ऐसी जो कि यूज हो सकती है, कोई महंगी चीज हो, कोई सस्ती चीज हो कंपैरिजन वाइज। तो देखिए अब एक एक रेफरेंस से सोचें आप, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड वाला एरर ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, या जो भी उसको डिजाइन कर रही है, प्रोडक्ट जो बना रही है, जो भी चीज आप लेके आए, तो उसके हिसाब से एक एक बंदे के हिसाब से एक एरर अच्छा है, तो दूसरे बंदे के हिसाब से वो एरर अच्छा नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स ना हमारी हेल्प करता है कि आपका क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम कौन सा एरर कर रहा है, कौन से नहीं कर रहा। और ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये हर प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है। आखिर में कुछ नहीं होता तो हम कॉस्ट को कंसीडर कर लेते हैं, कॉस्ट को कंसिडर कर लेने से मैंने आपको एप्पल और मैंगो में बात बोली या फिश वन फिश टू में बोली। अदरवाइज जो जो बहुत ही क्रिटिकल एग्जाम्पल्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं कि जिसके अंदर एरर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर तो फिर हम यही देखते हैं कि कौन सा एरर है जिसमें हमें लॉस कम है, हम फिर अपनी बात करते हैं। लॉस का मतलब जैसे मैंने भी कहा ना, तो फिर सेकंड वाला केस जो था कैंसर वाले में खतरनाक था कि कैंसर है और आपने कह दिया नहीं है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि अगर हमारी मशीन एरर कर रही है तो ये वाला एरर कम से कम करे, कम से कम करे ही ना। पहला वाला एरर कर ले जितना करना है उसे, लेकिन अगर कर रही है तो पहले वाला एरर फिर भी जो है हम बर्दाश्त कर लेंगे। हम पहले वाला एरर तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सेकंड वाला एरर हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो फिर हमारे लिए जिंदगी का सवाल हो जाता है वहां पर। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं फिर हम उसमें कोशिश करते हैं। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली इस तरह की विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। इट अलाउज इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंफ्यूजन बिटवीन क्लासेस, वन क्लास इज कॉमनली मिसलेबल्ड एज द अदर, most performance measures are computed from the
ठीक है, तो परफॉर्मेंस मेजर ना मैट्रिक्स से ही आ जाता है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से। बेसिकली ये समरी प्रोवाइड कर रहा होता है। मैट्रिक्स का मतलब क्या, रॉज और कॉलम होंगी, तो ये समरी दे रहा होता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की, कि कितने सही थे, कितने गलत थे, कितने सही पे गलत थे, कितने गलत पे सही थे। ठीक है, तो ये जो इस तरह से काम कर रहा होता है उसको हम देख लेते हैं। ये देखें, द नंबर ऑफ करेक्ट, सर एक क्वेश्चन है, जमील का जो क्वेश्चन है ना, अगर वो आप सबके सामने दोबारा से मैसेज टाइप करके कॉपी कर दें तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। ठीक है, सब लोगों को बता दें कि सवाल क्या था इन पर ही, इसका जवाब मैं दे देता हूँ आपको फौरन। जमील ये पूछ रहे हैं कि एक क्वेश्चन है, अगर मैं किसी स्मॉल एंटिटी के लिए होल पॉपुलेशन गैदर करने में कामयाब हो जाता हूँ तो वो मैं एक एरर फ्री मॉडल बनाने में कामयाब हो सकता हूँ। लाइफ एग्जाम्पल जब मैं इसकी मिसाल देता हूँ बेटा, मैंने पहले दी थी, शायद आप में से कुछ लोग भूले में हो। मैं कीट में गया फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के पास, और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का भी एक रिजल्ट आया फ्लामियात का, और उसमें सबकी 4 जीपी है। तो मैं बाहर आके ये कह दूंगा कि कीट में तो हर बच्चे की 4 जीपी होती है। देखिए, अगर आप एरर फ्री मॉडल बना लेते हैं तो फिर ना, वो एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था रेगुलराइजेशन का, ओवरफिटिंग की बात हुई थी, याद होगा आपको, याद है? तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर न्यू वैल्यूज के लिए ना आप जर्नलाइज नहीं हो सकते। आप इतना अच्छा मॉडल को फिट कर दे। मैंने आपसे क्या कहा ना, मैंने आपसे कहा इस सेमेस्टर में फर्स्ट में 6 कोर्सेज पढ़ रहा हूँ और मैं मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ रहा हूँ, सुबह शाम दिन रात बस मशीन लर्निंग। ऐसा है कि मुझे स्लाइड नंबर तक याद हो गए, तो मैंने इसके ऊपर अपने आप को ओवरफिट कर लिया। अब मेरी कोई नई एग्जाम्पल आएगी ना, किसी और कोर्स में मैं अच्छा फिट नहीं हो रहा, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, या फर्ज करें मैंने डिसीजन ट्री इतना अच्छा कर लिया कि डिसीजन ट्री में से कुछ भी पूछ लें, लेकिन उसके अलावा न्यू एग्जाम्पल के लिए मैं जनरलाइज होकर बात नहीं कर रहा, तो ओवरफिटिंग हो जाती है। अब आपका सवाल ये था कि सर मैं किसी, अगर मुझे पूरी पॉपुलेशन गैदर हो गई है तो उसका मतलब दो तरह से हो सकता है, कि मेरे पास जो न्यू डेटा आएगा वो उसी में से आएगा या कहीं आउट ऑफ द बॉक्स आएगा। सवाल ये, अब आपने जो बोला मुझे फिश की एग्जांपल, बेटा मैं एक रिवर में से अगर पकड़ रहा हूँ फिश, तो बता कितनी होती है, हमें तो नहीं पता कितनी होती है। अगर मैंने सब पकड़ ली तो फिर मुझे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम की जरूरत ही क्यों? सवाल ये, फिर तो कुछ नया आएगा ही नहीं मेरे लिए। अच्छा खैर, तो नंबर ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट प्रेडिक्शन दैट समराइज्ड विद काउंट वैल्यूज एंड ब्रोकन डाउन बाय ईच क्लास, दिस इज द की ऑफ द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये देखिएगा जरा, अच्छा इतनी सारी थ्योरी है इसकी, ये देखिए जरा, the confusion matrix shows the way in which your classification model is confused when it makes prediction। बेसिकली confusion का मतलब क्या है कि कितना कंफ्यूज हो रहा है। हमारी कोशिश ये कम से कम कंफ्यूज हो। कंफ्यूजन मैट्रिक्स का इसमें कोई रोल नहीं है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का रोल है। हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम अच्छा लगाएं। अब याद है ना आपको, पिछली क्लास में डिसीजन ट्री लगाया था, 0.5 आ रहा था, इसका मतलब ये था कि अगर मैंने डेटा सेट में 10 वैल्यूज पे टेस्टिंग की थी तो 5 गलत आ रही थी, 5 सही आ रही थी। अब ये नहीं पता चल रहा था कि गलत जो आ रही हैं उन गलत में सही पे गलत कितनी आ रही है और गलत पे सही कितनी आ रही है, मतलब 1 पे 0 कितनी आ रही है और 0 पे 1 कितनी आ रही है। देखिएगा, ये होता है क्लासिफिकेशन और कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इस तरफ आप लिख देते हैं अपनी एक्चुअल क्लासेस और इस तरफ आप लिख देते हैं प्रेडिक्टेड क्लासेस। अब इसका मतलब ये है कि अगर एक्चुअल क्लास है, क्लास 1 को मैं ले रहा हूँ ट्रू और क्लास 2 को मैं ले रहा हूँ फॉल्स, क्लास 1 को मैं ले रहा हूँ ट्रू और क्लास 2 को ले रहा हूँ फॉल्स, तो क्लास 1 जो है एक्चुअल में भी क्लास 1 थी और आपने प्रोडिक्ट भी की क्लास 1, तो इसको कहते हैं ट्रू पॉजिटिव। ट्रू फॉर ट्रू और पॉजिटिव फॉर, हम क्लास 1 को ना यूजुअली पॉजिटिव लेते हैं। मतलब आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ट्रू और फॉल्स है, एप्पल और मैंगो है, तो किसी एक ट्रू और फॉल्स में तो ट्रू रहेगा ट्रू, लेकिन फर्स्ट करिए एप्पल और मैंगो है या कार और साइकिल है, तो ये दो क्लासेस हैं, तो किसी एक क्लास को आपने क्लास 1 लेना होता है और क्लास 1 को हम कहते हैं पॉजिटिव क्लास। अगर कार को हम पॉजिटिव कह रहे हैं तो हम साइकिल को नेगेटिव क्लास कहेंगे। लेकिन जब भी हम बाइनरी क्लासिफिकेशन लगाते हैं ना बेटा, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो ये चीज है या नहीं है, मतलब ये उस्मान है या नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे ये उस्मान है या फैजान है। अगर हम ये कहते हैं ना उस्मान या फैजान है, तो फिर किसी और की जगह भी आ गई है कि हो सकता है इन दोनों में से कोई ना हो, तो हम ये कहते हैं कि या तो उस्मान है या नहीं है।
तो अगर उस्मान है तो ट्रू, अगर उस्मान नहीं है तो फॉल्स। समझ में आ रही है मेरी बात? तो उस्मान को रिकग्नाइज करने के लिए, कैंसर को रिकग्नाइज करने के लिए, फायर अलार्म को रिकग्नाइज करने के लिए मैं कहूंगा ट्रू क्लास, और फॉल्स क्लास क्या होगी कि नहीं है। तो फर्ज कर लें कि कैंसर था और आपने बताया कैंसर है, तो ट्रू फॉर ट्रू, और चूंकि होने के लिए एक इवेंट अकर होने के लिए बताया तो पॉजिटिव, तो ये कहलाएगा ट्रू पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों कहला रहा है? क्योंकि क्लास है। अब वो हमारे लिए अच्छी हो या नहीं हो, हम ये बात नहीं कर रहे कि कैंसर है तो बुरा लगता नहीं, हमने उसको कहा पॉजिटिव क्लास क्योंकि वो है, मौजूद हो। ठीक है, तो कैंसर है तो पॉजिटिव, और ट्रू का मतलब है कि सही कर रहा है काम। तो क्लास 1 थी एक्चुअल में यस, और आपने भी बोला यस, तो ये कहलाएगी ट्रू पॉजिटिव। बात समझ में आ गई है? ये बात समझ में आई जी बेटा? बाकी सबकी बात समझ में आई? इसी तरीके से मैं रिपीट कर देता हूं नेगेटिव के लिए। एक्चुअल क्लास 2 थी, नहीं है मतलब कैंसर नहीं है, कैंसर नहीं है, और आपने भी प्रेडिक्ट किया नहीं है, तो आप कह देंगे ट्रू नेगेटिव। इसको अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको इस तरह से कर लें फवाद, आप इसको कह दें यस, इसको कह दें नो, इसको कह दें यस, इसको कह दें नो। तो कैंसर है और आपने बताया है, तो ये सही किया आपने काम, सही किया नहीं काम आपने? अगर कैंसर है और आपने बताया है तो आपने सही काम किया। एक मिनट बिलाल, अगर कैंसर है और आपने बताया है तो ये सही किया आपने काम। इसी तरीके से अगर कैंसर नहीं है और आपने बताया नहीं है तो ये भी आपने काम सही किया है ना। एक चीज नहीं है और आपने कह दिया नहीं है, तो ये दोनों काम आपने सही किए, ये दोनों काम आपने सही किए जी बेटा, ये दोनों काम आपने सही किए। तो इसलिए दोनों के साथ ट्रू आ रहा है, और ये ट्रू काम आपने पॉजिटिव क्लास के लिए किया है, ये ट्रू काम आपने नेगेटिव क्लास के लिए किया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चूंकि सही कर रहे हैं तो ट्रू आ रहा है, और चूंकि पॉजिटिव के लिए सही कर रहे हैं तो ट्रू पॉजिटिव आ रहा है, और चूंकि नेगेटिव के लिए सही कर रहे हैं तो ट्रू नेगेटिव आ रहा है। अब वो नेगेटिव क्लास आप क्यों कह रहे हो उसको नेगेटिव? क्योंकि वो क्लास 2 है, बस इतनी सी बात है। इसी तरीके से अगर क्लास 1 है और आपने कह दिया नहीं है, तो आप गलत काम कर रहे हैं, तो फॉल्स हो गया। अगर क्लास 1 है और आपने कह दिया क्लास 2 है, तो आप फॉल्स काम कर रहे हो और नेगेटिव बता के कर रहे हैं। जी हुदैफा, मैं कंप्लीट कर रहा हूं अपनी बात। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो रही है तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ, ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो आप 2-3 मिनट में ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर क्लास 1 है और आप कह रहे हैं नहीं है, तो आप फॉल्स काम कर रहे हैं और नेगेटिव कर रहे हैं, फॉल्स नेगेटिव बता रहे हैं, मतलब नेगेटिव एरर बता रहे हैं आप। इसी तरीके से अगर क्लास 2 नहीं है और आप कह रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं, फॉल्स, लेकिन आप पॉजिटिव बता रहे हैं, मतलब गलत काम कर रहे हैं पॉजिटिव के लिए। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। ये मीटिंग एंड हो रही है, आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए।